हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके एसएससी जीडी 2026 के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन, यानी जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में पूछे गए हैं उनका प्रैक्टिस सेट, जो इस पेपर में आने की बहुत ही संभावना है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन लाए हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलते हैं बिना टाइम ख़राब किए आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर बम अथवा एच बम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत परमाणु विस्फोट की ताकत को बढ़ाने के लिए परमाणु संलयन के द्वितीय चरण का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से ट्रांसमीटर का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिग्नल को उपयुक्त रूप से परिवर्तित करना। ट्रांसमीटर का उद्देश्य सूचना के स्रोत द्वारा उत्पादित संदेश सिग्नल को उपयुक्त रूप में परिवर्तित करना है, जिसे ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ने वाले चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सामवेद। चारों वेदों में सबसे छोटा वेद सामवेद है। इसमें ऋग्वेद की संहिता से कई श्लोक लिए गए हैं। सामवेद का संकलन विशेष रूप से अनुष्ठान संबंधी अनुप्रयोगों के लिए किया गया है, क्योंकि इसके सभी छंद सोम यज्ञ कार्यों तथा उससे उद्धृत अनुष्ठानों में पाठ किए जाने हेतु हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त के साथ ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, यानी सबसे छोटा वेद सामवेद और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पश्चिमी स्थल सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सबसे उत्तरी स्थल मंडल जम्मू कश्मीर, सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र, सबसे पश्चिमी स्थल सुतका-गेंडोर पाक ईरान सीमा, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्ती की निम्न सतह पर छोटे छिद्रों को कहा जाता है रंध्र। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रंध्र पत्तियों, तनों और पौधों के अन्य भागों के अधिचर्म में पाया जाने वाला एक छिद्र है। गैस विनिमय में रंध्र सहायता करता है। रंध्र को पैरेन्काइम कोशिकाओं की एक जोड़ी द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिसे गार्ड कोशिका कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुगौली की संधि मार्च 1816 ईस्वी में तथा अंग्रेजी साम्राज्य के मध्य हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल। सुगौली की संधि मार्च 1816 ईस्वी में नेपाल तथा अंग्रेज साम्राज्य के मध्य हुई, जिसके तहत अंग्रेजों को सिक्किम, समला, मसूरी, नैनीताल प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में अभियान के लिए सुगम मार्ग तथा भारी मात्रा में गोरखा सैनिक भी उपलब्ध हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टॉकहोम में आयोजित पर्यावरण के संबंध में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? ये सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972। 5 जून 1972, मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन ए। स्टॉकहोम में पर्यावरण पर 1972 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर्यावरण को प्रमुख मुद्दा बनाने वाला दुनिया का पहला बड़ा सम्मेलन था। यह सम्मेलन 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम UNEP का निर्माण था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी इसी सम्मेलन में घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA उन देशों का गठबंधन है जिनमें से
जिनमें से अधिकांश निम्नलिखित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों का गठबंधन है। ISA का मुख्य उद्देश्य और ऊर्जा को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना। इन देशों को पूरे साल भरपूर धूप मिलती है, जो उन्हें और सौर ऊर्जा पहल के लिए आदर्श बनाती है। शुरुआत में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में ISA की संकल्पना 2015 में 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज COP21 के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पिंजौर। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर जो हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में की गई थी। इसका संचालन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS द्वारा किया जाता है। ये जरूर याद कर लेना, BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। यह गिद्धों के संरक्षण, सुरक्षा और उनकी मृत्यु का कारण बनने वाले कारणों के अध्ययन में सहायता करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धुंध। वे प्रदूषक जो किसी स्रोत से सीधे उत्सर्जित होते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। कड़िए पदार्थ, नाइट्रोजन, जहरीली धातुओं के ऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषकों के सभी उदाहरण हैं, क्योंकि वे सीधे जीवाश्म ईंधन, ज्वालामुखी विस्फोट या औद्योगिक अपशिष्टों के जलने से जुड़े हो सकते हैं। द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों के एक दूसरे के साथ या आसपास के अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करने से उत्पन्न होते हैं। धुंध जो धुएं और कोहरे का संयोजन है, द्वितीयक प्रदूषक का एक उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र शब्द द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, A.G. टेंसले। इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र शब्द को 1935 में सर आर्थर जी टेंसले ने गढ़ा था। एक पारिस्थितिकी तंत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां पौधे, जानवर, अन्य जीव, साथ ही मौसम और परिदृश्य जीवन जीने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक या जीवित भाग, साथ ही साथ अजैविक कारक या गैर जीवित भाग होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशेष आहरण अधिकार एक कृत्रिम मुद्रा साधन है जिसे विकसित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। विशेष आहरण अधिकार SDR एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित अस्थि है। यह मुद्रा नहीं है, किंतु इसका मूल्य 5 मुद्राओं के समूह अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रामिनबिया, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 1969 में एक पूरक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित अस्थि के रूप में SDR विकसित किया। यह वह समय था जब मुद्राएं और सोने की कीमत संबंधित थी तथा अमेरिकी डॉलर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित अस्थि मानी जाती थी। IMF ने SDR को एक अमेरिकी डॉलर मूल्य के सोने की आंशिक मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं M. विश्वेश्वरैया। इसका ऑप्शन डी सही है। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक M. विश्वेश्वरैया हैं। इसमें आर्थिक नियोजन की दिशा में संवैधानिक विकास की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के लिए 10 वर्षीय योजना को लेकर अपने सुझाव प्रकाशित किए हैं। इस योजना के तहत उन्होंने 10 वर्षों के भीतर देश की आय दोगुनी करने के लिए अपने प्रस्ताव रखे हैं। साथ ही उन्होंने इसमें बताया है कि किस प्रकार उद्योगों को निजी व्यवसायों के जिम्मे छोड़ देने मात्र से संतोषजनक प्रगति हासिल नहीं की जा सकती है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है, इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक सही, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट सही, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट सही, का ऑप्शन डी सही है। विश्व आर्थिक मंच WEF एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में क्लास श्वाब द्वारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों में से कुछ निम्नलिखित हैं। ऑप्शन ए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतत विकास और आत्मनिर्भरता निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ऑप्शन बी सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1969-74 के दो प्रमुख उद्देश्य सतत विकास और आत्मनिर्भरता थे। इसमें लक्ष्य थे आर्थिक विकास हेतु 5.7% की विकास दर सुनिश्चित करना, कृषि क्षेत्र में 5% और औद्योगिक उत्पादन में 8% से 10% की वृद्धि करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीवीपैट का क्या अर्थ है? वीवीपैट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन ए सही है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल ईवीएम के साथ जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट उनके इच्छित उद्देश्य के अनुसार डाला गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? सही है, सुभाष पालेकर। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मूल रूप से महाराष्ट्र के एक किसान सुभाष पालेकर द्वारा विकसित रसायन मुक्त कृषि केमिकल फ्री फार्मिंग का एक रूप है। यह विधि कृषि की पारंपरिक भारतीय प्रथाओं पर आधारित है। इस विधि में कृषि लागत जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक और गहन सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिससे कृषि लागत में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट आती है। इसलिए इसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का नाम दिया गया है। इस विधि के अंतर्गत किसी भी फसल का उत्पादन करने पर उसका लागत मूल्य शून्य हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फसलों के संदर्भ में HIV का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाइपर यील्डिंग वैरायटी। HIV का पूर्ण रूप हाई यील्डिंग वैरायटी है। ये सामान्य गुणवत्ता वाले बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता के बीज होते हैं। ये बीज कीड़ों और अन्य बीमारियों का मुकाबला करने के लिए एक अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करते हैं। भारत में हरित क्रांति ने उच्च उपज वाले विभिन्न बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को अपनाया है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चकबंदी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए सही, मुजफ्फरनगर से। चकबंदी की शुरुआत 1954 में हुई थी। चकबंदी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से हुई थी। 1958 से पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन बी सन 1950। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम 1950 में राज्य में भूमि सुधारों को लागू करने के लिए अधिनियम किया गया था। यह एक ऐतिहासिक कानून था जिसका उद्देश्य जमींदारी प्रणाली को समाप्त करना और भूमि को किसानों और भूमिहीन व्यक्तियों में पुनर्वितरित करना था। यह अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता के बाद शुरू किए गए व्यापक कृषि सुधारों का हिस्सा था।
ताकि ग्रामीण असमानताओं और सामंती शोषण को कम किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? ऑप्शन सी लेखपाल। लेखपाल एक गांव का प्रशासनिक अधिकारी होता है जो गांव में भूमि को मापने और भूमि रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार होता है। वे किसानों से भू राजस्व और सिंचाई बकाया वसूल करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। लेखपाल भारत में भूमि राजस्व प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि भूमि रिकॉर्ड सटीक और अद्यतन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीतने वाली टीमें क्रमशः हैं। ऑप्शन डी जर्मनी, स्पेन और भारत। चल इसके डिटेल की तरफ। जर्मनी ने बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में 10 दिसंबर 2025 को स्पेन को शूट आउट में 3-2 से हराकर 8वीं बार जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया। यह टूर्नामेंट 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई और मदुरै इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में आयोजित हुआ। भारत ने रोमांचक वापसी करते हुए 0-2 से पीछे होने के बाद अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने जूनियर विश्व कप में पहला कांस्य पदक जीता। यह वर्ष 2016 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद टूर्नामेंट में पहला पदक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मूल के युवा नवप्रवर्तक आर्किन गुप्ता को किस प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है? फॉर्ब्स 30 अंडर 30। भारतीय मूल के युवा नवप्रवर्तक आर्किन गुप्ता को प्रतिष्ठित फॉर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में स्थान मिला है, जो वैश्विक वित्तीय नवाचार जगत में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। फोर्ब्स ने आर्किन गुप्ता को वित्तीय नवाचार के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया है। उन्होंने ऐसे डाटा आधारित निवेश ढांचे विकसित किए हैं जो शुरुआती निवेशकों से लेकर अनुभवी उपयोगकर्ताओं तक सभी के लिए उपयोगी हैं। वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का खिताब किस हवाई अड्डे को मिला है? ऑप्शन बी सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक विमानन क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का खिताब जीता है। यह पुरस्कार ट्रैवल लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड्स 2025 के 14वें संस्करण के तहत घोषित किया गया, जो यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पीवी सिंधु को किस संगठन के एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। सही आंसर ऑप्शन बी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन के रूप में 2026 से 2029 कार्यकाल के लिए चुना गया है। एथलीट्स कमीशन की अध्यक्ष बनने के साथ ही पीवी सिंधु BWF काउंसिल की भी सदस्य होंगी। गौरतलब है कि पीवी सिंधु 2017 से BWF एथलीट्स कमीशन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से BWF इंटीग्रिटी एम्बेसडर के रूप में भी कार्य कर रही हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।